तलबा और तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग नंबर 25 के साथ हाजिर है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लास के जरिए आप तालीमी बोर्ड्स 9th-10th में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर जैसे आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने के लिए दरख्वास्त करें। आप डेली 1 से 2 घंटे लाजमी ऑनलाइन क्लासेस लें, जिससे ये फायदा होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे आपको ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं होगी और आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स हासिल करके बोर्ड्स में पोजीशन भी हासिल कर सकते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी चार्जेस के तालीम हासिल कर सकते हैं। आप जूम पर भी तालीम हासिल कर सकते हैं। हमारे पास तमाम तालीमी वीडियोस तमाम सब्जेक्ट्स की हमारे प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब है, तो आप इससे इस्तेफादा उठाएं, इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। हमारा जो लेक्चर है आज है रिकॉर्डिंग नंबर 25, चैप्टर नंबर 5। वही चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमने गैसियस स्टेट को कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके ऊपर तफसील से डिटेल से हमने इस पर बात की थी, गैसियस स्टेट। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है वो है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के बारे में हम स्टडी करेंगे। लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट देयर शेप इज नॉट डेफिनेट। वो कहता है लिक्विड्स का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है। हम कहते हैं ना 1 लीटर वॉल्यूम है ये गैस, ये लिक्विड है, और अगर कंटेनर में डाल दे तो उसका वॉल्यूम होता है, बट देयर शेप इज नॉट डेफिनेट। वो कहता है इसकी कोई शेप डेफिनेट नहीं है। हम इसको जिस वेसल जिस बर्तन में डालेंगे उसी की शेप को हासिल कर लेगा। A liquid attains हासिल करता है शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पुट। इसको जिस कंटेनर में आप डालें, छोटी बोतल्स के अंदर डालें या बड़े कंटेनर में डालें, ये उसी की शेप हासिल कर लेगा। तो इसलिए इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ये हर शेप में ढल जाता है वाटर। A few typical properties of the liquids are discussed here। तो इसी तरह हम जो लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज है हम उसको बारी बारी डिस्कस करें। लिक्विड्स की बात में हम सबसे पहले इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है जो हम इसको डिस्कस करने लगे वो है एवापोरेशन। एवापोरेशन का आपने देखा होगा कि कोई भी कपड़ा गीला हो, आप उसको धूप में रख देते हैं तो कुछ देर बाद वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो वो जो कपड़े में जो गीला था उसके अंदर जो वाटर था वो कहाँ चला गया, तो वो क्या हो गया, एवोपरेट हो गया है, वो बुखारात बनकर ऊपर चला गया। ठीक है, तो यही प्रोसेस कहलाता है एवोपरेशन कहलाता है। The process of changing of a liquid into a gas phase is called evaporation। यानी वो जो हमने कपड़े सुखाए थे, ठीक है, वो जो गीले थे वो बाद में सूख गए, तो इसका मतलब उसका पानी कहाँ चला गया, तो वो जो लिक्विड है उसका पानी वो वेपर्स बन गए, वो गैस में चले गए, गैसियस फेज में चले गए। तो लिक्विड्स बुखारात बनकर ऊपर चले गए, इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एवोपरेशन। एवोपरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा हो, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहा हो, वो क्या कहलाता है, evaporation। The process ऐसा process of changing of a liquid into a gas phase is called evaporation। यानी लिक्विड को गैसियस फेज में चेंज करने वाला अमल क्या कहलाता है, एवोपरेशन कहलाता है। इट इज रिवर्स टू कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन के रिवर्स है, इन विच अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, जहां पर गैस क्या हो रही होती है, लिक्विड में। कंडेंसेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम गैस को कंडेंस करते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है यानी गैस को कंप्रेस करते हैं और लो टेम्परेचर पे तो वो कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। तो लेकिन एवोपरेशन उसके उलट है। एवोपरेशन में क्या करते हैं हम, लिक्विड्स को गैस में, यानी मैं अगर कहूँ कंडेंसेशन, सी से मैं जाहिर करूँ तो कंडेंसेशन में होता है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और अगर मैं एवोपरेशन ई से लिखूं
ई से एवोपरेशन लिखूं तो एवोपरेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा फर्क है कंडेंसेशन में और इट इज रिवर्स टू कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन भी एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, उसके अंदर गैस किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। तो ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस ये एवोपरेशन है। ये मैंने आपको एक सादी एग्जांपल बता दी है कि जब भी आप कपड़े देखते हैं कि गीले हैं, कुछ देर बाद आप देखते हैं तो वो सूख जाते हैं, तो उनका पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस वेपर्स में कन्वर्ट होकर वो अब बुखारात बनकर उड़ जाता है। तो उस अमल को हम क्या कहते हैं, एवोपरेशन। तो ये उसका जो एवोपरेशन था, इसका ये प्रैक्टिकली हमने इसकी एग्जांपल देख लिया एवोपरेशन की। तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। एवोपरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अब जो आउटर एटमॉस्फेयर की जो हीट होती है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, जिसके नतीजे में ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, और एक्सोथर्मिक जिसके अंदर हीट क्या हो रही हो, रिलीज हो रही है। तो evaporation is an endothermic process such as when 1 mole of water in liquid state is converted into vapor form, it requires 40.7 kilojoule of energy. अब लेकिन ये एनर्जी, ये जो गैस से जो वाटर से जो वेपर फॉर्म में जो हम कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 40.7 किलो जूल। ये एनर्जी मिलेगी तो एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होगा। जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर है, वाटर को गैसियस या वेपर फॉर्म में जाने के लिए कितने एनर्जी चाहिए, 40.7 किलो जूल, और वो एनर्जी कहलाती है हीट ऑफ वेपराइजेशन। कौन सी हीट ऑफ वेपराइजेशन या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे। एवापोरेशन क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसके अंदर बच्चों क्या होती है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सो एग्जिट से याद रखना, जो बाहर की तरफ रिलीज हो। एक्सोथर्मिक कहते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है, जबकि एंडोथर्मिक का क्या मतलब है, जिसके अंदर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे एवोपरेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो आपने कहना है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है। इन द लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स, वो इसलिए आपने एक नोट भी किया होगा कि अगर गर्मियों में आप कपड़े सुखाएं, गर्मियों के अंदर आपने देखा होगा कि आप धूप के अंदर फौरन रख जाए तो कुछ ही घंटे तो क्या खैर कह सकते हैं, मिनट्स के अंदर वो क्या हो जाता है, सूख जाते हैं जल्दी से। क्यों, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, बाहर उसको एनर्जी ज्यादा मिली होती है, और वो मॉलिक्यूल्स वेपर्स की फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट। जबकि आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर अगर आप कपड़े सुखाए तो कपड़े जल्दी से सूखते नहीं है, गीले रहते हैं वो। उसका मतलब यही हुआ कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि सर्दियों में नहीं मिल पाती, इसलिए एवोपरेशन का प्रोसेस भी स्लो हो रहा होता है, सर्दियों में, और फास्ट हो रहा होता है गर्मियों के अंदर। तो ये आपके सामने एक परफेक्ट एग्जांपल है एवोपरेशन की। इन द लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर इन अ कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। लिक्विड स्टेट के अंदर वो कहता है मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन के अंदर। दे possesses kinetic एनर्जी। उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, किनेटिक। मैंने बताया था कि किनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो उसकी मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में हेल्प आउट करती है, जैसे हमने गैसियस में किनेटिक एनर्जी का जिक्र किया था। बट ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम किनेटिक एनर्जी। अब ये नहीं है कि 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के तो 10 के अंदर सेम किनेटिक एनर्जी होगी। हो सकता है इस वाले मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकता है ये वाला मॉलिक्यूल है इसके किनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकता है ये वाले मॉलिक्यूल की किनेटिक एनर्जी बहुत ही कम हो, इसकी कुछ ज्यादा हो। तो वो कहता है कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबकी किनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम नहीं होती। यानी हर मॉलिक्यूल सेम किनेटिक एनर्जी से मूव नहीं करता, कोई ज्यादा मूव करता है, कोई कम मूव करता है। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, किनेटिक एनर्जी। अगर इन सबकी किनेटिक एनर्जी बराबर हो,
फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या करेंगे, सारे जो मॉलिक्यूल्स है बराबर ही क्या करेंगे, बुखारात बन जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी इनकी बराबर नहीं है तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, भाई जिनके ऊपर ज्यादा मूव करने की सलाहियत है तो वो जल्दी चले जाएंगे, और जिनके पास मूव करने की सलाहियत नहीं है वो देर से जाएंगे। तो ये फर्क होता है काइनेटिक एनर्जी का, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, जिनकी काइनेटिक एनर्जी, जिनकी मूवमेंट ज्यादा है, मूव करने की एनर्जी ज्यादा है, वो जल्दी से बुखारात में क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। और जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, जिनकी मूवमेंट कम है, वो क्या होंगे, वो देर से एवोपरेट होंगे। तो वो कहता है मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेजॉरिटी है मॉलिक्यूल्स की, हम कहते हैं उसकी एवरेज होती है, ना ज्यादा होती है ना कम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। एंड फ्यू हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर 15 मॉलिक्यूल्स हैं, 15, फॉर एग्जांपल वाटर के मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, 15 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनके अंदर 5 की एनर्जी बहुत ज्यादा है और मैं कहूँ 10 की एवरेज एनर्जी, एवरेज कहते हैं ना कि बराबर है, तकरीबन सेम, मिलती जुलती, अगर मैं कहूँ 10 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी वो है एवरेज है और 5 की ज्यादा है, तो मुझे बताओ कौन से मॉलिक्यूल्स वेपर में ज्यादा कन्वर्ट होंगे? आप होंगे 5 वाले, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी 10 की है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा एनर्जी 5 वाले मॉलिक्यूल्स की है, तो इसलिए 5 मॉलिक्यूल्स जल्दी से एवोपरेट होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये एवोपरेशन के ये एक इमेजेस डायग्राम की शक्ल में, ये देखें, ये वाटर है, समंदर हो या रिवर का पानी हो, तो ये उनका एवोपरेशन प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, वो वेपर्स बनते हैं, बुखारात बन के हैं, फिर देखना होगा वो बारिश की, जब बारिश आती है तो वो वापस क्या हो जाता है, पानी वापस हमारी सरफेस पे आ जाता है। तो ये सारा एवोपरेशन जा रहा है, ऊपर एवोपरेशन हो रही है, कंडेंसेशन बादलों में, बादलों में क्या हो रहा था, कंडेंसेशन हो रही होती है, वो जो बुखारात बन के गए होते हैं अब वो किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लिक्विड के अंदर। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, पूरी कायनात, पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोसेस क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, कि वाटर बुखारात बन रहा है, ऊपर जा रहा है, और बुखारात ऊपर जाके जो बुखारात है वो पानी बन रहा है और वो बारिश की सूरत में नीचे आ रहा है। तो ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है। तो द मॉलिक्यूल्स, अब वो बात कर रहा है कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के नाम है। The molecules having more than average kinetic energy overcome the attractive forces among the molecules and escape from the surface। अब वो कहता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी जो एनर्जी है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, यानी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और एक ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है molecules having more than kinetic energy overcome the attractive forces। तो वो क्या करते हैं, जो अट्रैक्ट कर रही होती है मॉलिक्यूल, वो उन फोर्सेस को क्या कर देते हैं, हावी हो जाते हैं, एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस, और ये सरफेस से चले जाते हैं, यानी वाटर की सरफेस से ना, उससे ये बुखारात बनकर चले जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज एवो, यही एवोपरेशन की कोड डेफिनेशन है। यानी द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी एवरेज वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जिसकी होगी, तो वो क्या कहेंगे, अब एक की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो अब जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है एवरेज, वो उनसे क्या करेगा, ताल्लुक खत्म करने की कोशिश करेगा, जान छुड़ाएगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, वो जा सकता है, तो वो क्या करेगा, एज ए वो वाटर की सरफेस छोड़कर बुखारात बनकर फिजा में चला जाएगा। ठीक है, ये वो बात कर रहा है। अट्रैक्टिव ओवरकम कहते हैं हावी करना, कम कर देना, ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस से जान छुड़ा लेते हैं, और अमंग द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एंड एस्केप कहते हैं फरार होना, चले जाना, उड़ जाना, फ्रॉम द सरफेस, वाटर की सरफेस से वो उड़ जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज एवोपरेशन। एवोपरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये मुसलसल प्रोसेस है जो हो रहा है, टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे हो रहा है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि गर्मी हो या सर्दी, ये प्रोसेस होता है, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, ज्यादा होता है बनिस्बत सर्दियों के, लेकिन ये नहीं है कि सर्दियों में ये प्रोसेस रुक जाएगा, नहीं, सर्दियों में भी हो रहा होगा लेकिन कम हो रहा होगा, उसका रेट कम होगा। The rate of evaporation is directly proportional to temperature। अब देख, रेट वाली बात हो गई,
कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही बुखारात बनेंगे। तो ये याद रखना कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने बुखारात बनेंगे और पानी उतना बुखारात बनकर उड़ जाएगा। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करें बुखारात ज्यादा बनते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्यों टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल्स की। यानी काइनेटिक एनर्जी पहले फॉर एग्जांपल 20 की स्पीड से मूव कर रहे थे, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो मॉलिक्यूल्स 40 की स्पीड से मूव करेंगे, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। Evaporation is a cooling process, ये cooling process है। When the high kinetic energy molecules vaporize, the temperature of remaining molecules falls down। वो कहता है जो ये evaporation हो रही होती है ये cooling process हो रहा होता है, ठीक है। कूलिंग प्रोसेस होता है कि जब काइनेटिक एनर्जी, जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स सरफेस छोड़ के जाते हैं तो जो पिछले वाले मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है और इससे कूलिंग का इफेक्ट होता है। टू कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सरफेस। अब जो हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स वो तो चले गए बुखारात बनकर, अब जो पीछे मॉलिक्यूल बचे उनकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, उनका टेम्परेचर क्या हो गया, कम। अब वो अपनी इस एनर्जी को कैसे बरकरार रखेंगे, तो अब ये क्या करेंगे, बाहर जो सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो अपनी एनर्जी इंक्रीज करेंगे। तो ये बात कर रहे हैं। When the high kinetic energy molecule vaporize, the temperature of remaining molecule, जो पीछे रह गए हैं मॉलिक्यूल उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। टू कंपनसेट द डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, अब एनर्जी का जो लॉस हुआ है, जो एनर्जी लेके चले गए वो मॉलिक्यूल, उनको बराबर करने के लिए, उनका अजाला करने के लिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। अब वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, कहां से, सराउंडिंग से, बाहर से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। इसलिए हम कहते हैं ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एवोपरेशन पर अमल दखल दे सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे एवोपरेशन पर अफेक्ट पड़ता है। पहला फैक्टर की अगर हम बात करें, पहला फैक्टर वो कहता है सरफेस एरिया। क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया। जैसे एक कंटेनर है, इसका सरफेस एरिया कितना है, यानी मैंने आपको बताया था ना कि अगर कंटेनर की जो सरफेस एरिया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ज्यादा बड़ा वेसल होगा, ज्यादा बड़ा बीकर होगा, तो इसका मतलब है उसका सरफेस एरिया ज्यादा। सरफेस एरिया कहते हैं जैसे एक ये छोटा सा वेसल है, इसका इतना सरफेस एरिया, और ये बड़ा सारा कंटेनर है, अब इसका सरफेस एरिया इतना है। अब मुझे बताओ, सरफेस कहते हैं सरफेस एरिया, ये कितनी सरफेस पे वाटर है। अब ये वाला सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा, और ये कंटेनर का सरफेस एरिया है कम, तो ये बच्चों कहलाता है सरफेस एरिया। तो ये हमने देखा था कि ये इसका सरफेस एरिया। तो हमने देखा है कि फैक्टर्स में सरफेस एरिया की हमने ये जो डिस्कस किया था कि सरफेस के जो एरिया के अंदर जो डिस्कशन हमने जो की है, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि जो सरफेस एरिया है, एवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। एवोपरेशन का ये वो कहता है कि सरफेस पे ये फिनोमिना होता है, इस सरफेस फिनोमिना होता है। जितनी ज्यादा सरफेस होगी, ग्रेटर इज सरफेस एरिया, ग्रेटर इज एवोपरेशन। यानी जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा एवोपरेशन होगी। जाहिर सी बात है ना, जब ज्यादा सरफेस होगी, ये कंटेनर की ज्यादा सरफेस है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो ज्यादा चांस है कि ये बुखारात बन सकें ये सारे मॉलिक्यूल। अब वाटर कंटेनर छोटा है, बिल्कुल, अब ये छोटा सरफेस एरिया है, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम। तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ही एवोपरेशन ज्यादा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं मोर सरफेस एरिया मोर एवोपरेशन रेट। फॉर एग्जांपल वो कहता है समटाइम अ सॉसर इज यूज्ड इफ टी इज टू बी कूल्ड क्विकली। वो कहता है सॉसर एक बड़ा पैन से, वो कहते हैं वो हम यूज करते हैं अगर हम चाय को ज्यादा यानी फॉर एग्जांपल मैं अगर देसी मिसाल दूं आपको, तो
कप के अंदर एक चाय है और एक प्याला जो होता है। अब मुझे बताओ कि कौन सी चाय ज्यादा ठंडी होगी जल्दी से, यानी किसमें एवापोरेशन जल्दी से होगी। तो आपने देखा होगा कि कप में चाय गर्म ज्यादा रहेगी बनिस्बत प्याले में। प्याले के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा होता है, वहां पर चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो वो एवापोरेशन का प्रोसेस होगा। दिस इज बिकॉज एवापोरेशन फ्रॉम द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज मोर देन फ्रॉम द स्मॉलर सरफेस। अब दूसरा हमारा है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करें, एट हाई हम डिस्कस कर चुके हैं, एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ एवोपरेशन इज हाई। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेट ऑफ एवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। बिकॉज एट हाई टेम्परेचर, क्यों आपको अगर कहे कि हाई टेम्परेचर पे क्यों, तो काइनेटिक एनर्जी वाली बात नहीं भूलनी। बिकॉज एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस so highly that they overcome the intermolecular forces and evaporate rapidly। वो कहता है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे। जब ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे तो वो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कम करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस है वो अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये फायदा है टेम्परेचर इंक्रीज करने का, जिससे हम एवोपरेशन का रेट भी इंक्रीज कर सकते हैं। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल water level in a container with hot water decreases earlier than that of a container with cold water। वो कह रहा है अगर वाटर लेवल कंटेनर के अंदर है हॉट वाटर, तो वो क्या होगा, डिक्रीजेस करेगा अर्लियर, जल्दी से वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वो जल्दी से एवोपरेशन उसकी हो जाएगी देन दैट ऑफ अ कंटेनर विद कोल्ड वाटर। वानिस्बत उससे फिर मैंने आपको एक एग्जांपल टेम्परेचर वाली बात कह दी कि गर्मियों में कपड़े सुखाने वाली बात और सर्दियों में। तो टेम्परेचर गर्मियों में हमें पता है कि ज्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, जिससे सूरज, हम कहते हैं सूरज ज्यादा शाइन कर रहा होता है गर्मियों में, तो उससे टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सर्दियों में हमें पता है टेम्परेचर कम होता है, इसकी वजह से अब कपड़े देर से सूखते हैं। तो ये एग्जांपल हमने देसी भी कर ली और बुक वाली एग्जांपल। अब आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखें, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ज्यादा है, पावरफुल है, तो मुझे बताओ क्या वो मॉलिक्यूल एस्केप करेगा, क्या वो मॉलिक्यूल जान छुड़ा सकता है, नहीं। तो इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी तो एवोपरेशन का रेट क्या होगा, कम होगा। If intermolecular forces are stronger, molecules face difficulty in evaporation. For example, water has stronger intermolecular force than alcohol. वाटर कहता है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है बनिस्बत अल्कोहल। अल्कोहल आपने सुना होगा वर्ड, तो वो कहता है अल्कोहल जल्दी से एवोपरेट हो जाएगा बनिस्बत वाटर के। Therefore, alcohol evaporates faster than water, कि अल्कोहल जल्दी बुखारात में तब्दील हो जाएगा वाटर से। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज, एवोपरेशन रेट इंक्रीज, ठीक हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज, एवोपरेशन रेट इंक्रीज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, तो एवोपरेशन के लिए मैं ई लिख रहा हूं, और ई एवोपरेशन रेट क्या होता है, डिक्रीज। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में इनवर्स रिलेशन है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो एवोपरेशन क्या होगी, कम होगी। बाकी टेम्परेचर ज्यादा, एवोपरेशन ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, एवोपरेशन ज्यादा, ये इसके फैक्टर्स से। अब आते हैं वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर का प्रेशर यानी एक पानी लिक्विड था, अब उसके बुखारात बन गए, अब जो बुखारात हो गए वो कहलाते हैं वेपर्स। अब उनका क्या प्रेशर है, वो क्या है, वो प्रेशर क्या होता है। आपने कभी नोट किया होगा कि अगर आप कंटेनर रखें, कंटेनर को आप ढांप के रखें और उसको आप बॉईल कर रहे हो, तो कुछ देर में आपने देखा होगा, कुछ देर में आपने देखा होगा जब आप ढक्कन हटाने लगते हैं तो एकदम से भाप निकलती है, स्टीम एकदम से निकलती है जो आपके फेस पे भी आ सकती है। तो वो क्या है, वो भाप क्या है, वो है वेपर प्रेशर है। वो वाटर से क्या बने, वेपर्स में। अब उनका इतना प्रेशर था, समटाइम वो बर्तन जो हम कोई चीज गर्म कर रहे होते हैं वो ढक्कन को भी हटाने की कोशिश करता है। तो कौन सा प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर। बच्चों को कौन सा प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड, अब ये प्रेशर क्या हुआ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ लिक्विड। सिंपल सी बात है,
कि लिक्विड के जो वेपर्स है उनकी तरफ से जो प्रेशर लगेगा वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी वेपर का प्रेशर लगेगा एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड के साथ, यानी वेपर किस पे प्रेशर लगाएगा एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, लिक्विड जो वाटर की सरफेस होगी उसके ऊपर वेपर्स है, अब जो प्रेशर उस पे लगाएगा वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये डेफिनेशन है, इसको दोबारा देखो। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम with the liquid, किसके साथ, with the liquid, pressure exerted by vapors with the liquid at equilibrium at a particular temperature is called vapor pressure of a liquid. The equilibrium is a state। अब equilibrium क्या है, वो कहता है equilibrium ऐसी state होती है when rate of vaporization and rate of condensation is equal to each other but in opposite direction। यानी equilibrium ऐसा पॉइंट है जहां पर रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवोपरेशन या वेपराइजेशन वो बराबर हो। क्या मतलब, लिक्विड से गैस बन रहा हो उसी टाइम और उसी टाइम गैस से लिक्विड बन रहा हो, तो वो कौन सा वो क्या होगा, पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी लिक्विड से गैस बनेगा तो वेपराइजेशन हो गई, और अगर उसी टाइम गैस जो वेपर बने हो वो उससे लिक्विड बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, कंडेंसेशन। तो ये चीज, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाते हैं। यानी द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन, यानी वेपर्स बनने वाला रेट, एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, और वापस उन वेपर से लिक्विड बनने वाला रेट इज इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर हो मगर ऑपोजिट डायरेक्शन। जाहिर सी बात है, जो लिक्विड होगा वो वेपर ऊपर की तरफ जाएगा, और जो ऊपर वेपर्स बने होंगे अब वो लिक्विड बनना तो वो नीचे की तरफ आएंगे। तो यही एक इक्विलिब्रियम है। इसका क्या मतलब होता है, इसका यही मतलब है कि ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है कि लिक्विड से वेपर्स में बन रहा हो और वेपर से वापस लिक्विड में, ये कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आपको मुझे लग रहा है समझ आ गई होगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है कि लिक्विड जो है वो किस में तब्दील हो जाए, वेपर्स में। अब वेपर्स है वो उसी टाइम किस में तब्दील हो जाए, लिक्विड में। तो हमें पता है लिक्विड से अगर वेपर्स में तब्दील होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। ऐसे पढ़ा है ना, यानी एवोपरेशन से वेपराइजेशन ही निकला है। और अगर वेपर्स बन के लिक्विड में तब्दील हो जाए तो अभी हमने उसकी एग्जांपल दी थी कंडेंसेशन, जब हमने कहा था गैस से लिक्विड में बन जाए। तो वेपराइजेशन होता है कि लिक्विड से अगर वेपर्स में बन जाए वो वेपराइजेशन, वेपर से निकला है ना इसलिए वेपराइजेशन कहते हैं। और अगर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो कंडेंसेशन। फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एवोपरेट एंड मिक्स अप विद एयर। अगर हम कोई कंटेनर में आप पानी गर्म कर रहे हैं, उसे आप ढक के नहीं रखते, तो कुछ देर में आपने देखा होगा जो भाप बनेगी वो ऊपर हवा की तरफ चली जाएगी, कोई मसला नहीं है। ऐसे ना सम टाइम कोई चीज बॉईल करते हैं या गर्म करते हैं तो हम उसके ऊपर ढक्कन नहीं रखते हैं, ओपन रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा भाप, आप देख सकते हैं भाप आपको लग होता है कि वो फिजा में जा रही होती है, हवा के अंदर जा रही है। तो कहता है फ्रॉम द ओपन सरफेस ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एवोपरेट एंड मिक्स अप विद एयर। एयर के साथ वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, इसलिए हम वहां पर प्रेशर देख नहीं पाते। बट व्हेन वी क्लोज अ सिस्टम, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन रख दूं, अब वेपर्स बाहर जाएंगे नहीं। अब जो वेपर्स बने होंगे अब वो उनका इतना प्रेशर होगा कि वो वेपर्स बने होंगे अब वो वापस नीचे की तरफ भी जाएंगे। तो वेपर्स भी बन रहे हैं और लिक्विड भी बन रहा है, एट अ टाइम सब कुछ हो रहा है। तो एवोपरेटेड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड। तो वो कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम ये मैं कंटेनर को मैंने ढक दिया, इस मैंने कंटेनर है। अब ये जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये लिक्विड के नीचे, क्लियर हो जाए, ये लिक्विड के नीचे और ये वेपर्स हैं। ये वेपर्स क्यों हैं, क्योंकि ये अब लिक्विड से वेपर्स में बदल गए। वो कहता है कि एवोपरेटेड मॉलिक्यूल स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड सरफेस।
वो कहता है लिक्विड की जो सरफेस है उसके ऊपर ये वेपर्स के मॉलिक्यूल क्या आ जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। इनिशियली द वेपर्स कंडेंस स्लोली टू रिटर्न टू लिक्विड। अब ये जो वेपर्स है इन्होंने क्या करना है, कंडेंस होता है, क्योंकि इन्होंने उड़ तो कंटेनर बंद है, अब ये बाहर से जा नहीं सकते, तो अब ये क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वाटर में बदलना शुरू हो जाते हैं। पहले वाटर से वेपर में बने, अब वेपर से किस में वापस आना शुरू कर रहे हैं, लिक्विड में आना, तो ये स्लोली आना शुरू हो जाता है। आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीज। अब कंडेंसेशन प्रोसेस क्या हो जाता है, इंक्रीज, ये वेपर बहुत ज्यादा लिक्विड में आना शुरू हो जाता है। And a stage reaches when the rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. अब एक वक्त ऐसा आता है जहां पर लिक्विड से वेपर में बनना और वेपर से लिक्विड में बनना बराबर हो जाता है। यानी अगर 5 वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं तो वही 5 मॉलिक्यूल्स अब किस में जा रहे हैं, वाटर के अंदर। तो देखो हिसाब बराबर हो गया ना, जितने मॉलिक्यूल वेपर में जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर जा रहे हैं। तो इस रेट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो वो कहता है बिकम्स रेट एट दैट स्टेज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो कहता है ये कंडेंसेशन वाली स्टेज और वेपराइजेशन वाली बराबर हो गई। अब क्या होता है, ये देखो, ये मैं अभी आपको बाद में डिस्कस करूंगा। तो उस वाली स्टेज पे क्या कहते हैं, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इसको स्टार्ट करना। अब ये हमने स्टेट देख ली। अब ये देखो वाटर और वेपर, ये देखो ये वाटर सारे मॉलिक्यूल है, ये वाटर की सरफेस है, ठीक है। अब मैं इसको हीट करना शुरू कर रहा हूँ, नीचे से मैं हीट देना शुरू। अब आपको पता है इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जिनकी ज्यादा होगी वो बुखारात में तब्दील कर रहे हैं। अब ये क्या है, वेपर्स हैं। अब ये क्या है, वेपर्स हैं, ठीक है। अगर मैं इस कंटेनर को ना ढकूं तो ये वेपर्स तो हवा के अंदर क्या हो जाएंगे, एवोपरेट कर जाएंगे, उड़ जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको ढक दूं, इस पूरे कंटेनर को ढक दूं, तो अब वेपर्स तो बाहर जाने से रहे। अब ये क्या होगा, वेपर्स वापस किस में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, लिक्विड में। ये वापस किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे, लिक्विड में। तो ऐसा रेट आएगा, ऐसा वक्त आएगा जब पानी से वेपर्स और वेपर से पानी लिक्विड बनना वो एक ही रेट पे होगा। उस रेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक हो गए। वही हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। उस प्रेशर को हम देखते हैं आगे। आपने प्रेशर कुकर की एग्जांपल देखी होगी कि प्रेशर कुकर में क्या होता है। प्रेशर कुकर में यही होता है कि हम उस जब कंटेनर या कुछ चीज पका रहे होते हैं या गोश्त गला रहे होते हैं तो हम उसको उसके अंदर रख देते हैं पानी डाल के। अब उसका जो ऊपर का वेसल होता है वो बंद करके रख देते हैं। अब नीचे से जितने बुखारात बन रहे हैं वो उसी कंटेनर के अंदर हैं, देखा ना आपने, उसी कंटेनर से बाहर तो नहीं निकल रहे। तो वो एक कौन सा प्रेशर क्रिएट कर देंगे, वेपर प्रेशर। तो समटाइम आपने देखा होगा कि अगर ज्यादा ही बॉयल करते रहे तो वो प्रेशर कुकर का ढक्कन भी फट जाता है। इतना प्रेशर हो जाता है कि वो ढक्कन फट के और सारा वो बिखर जाता है सब कुछ। तो वो किसकी वजह से होता है, वेपर प्रेशर की वजह से, कि उसके जो कंटेनर की जो वेसल की जो प्रेशर कुकर के वहां वेपर का इतना प्रेशर होता है तो वो कोशिश करता है ढक्कन निकाल कर मैं बाहर जाऊं, प्रेशर जो ज्यादा हो जाता है, ये वेपर प्रेशर है। ये बच्चों एक और ये सीखी है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वेपर बन के जा रहे हैं, ये वेपर बन रहे हैं कैसे। तो एक ऐसा टाइम आता है ये जो वेपर होते हैं ये लिक्विड में वापस आ रहे हैं नीचे की तरफ में। तो ये लिक्विड जो वेपर से लिक्विड में आना वो कंडेंसेशन हो गया, और लिक्विड से वेपर में जाना वो क्या हो गया, वेपराइजेशन हो गया। अब देखते हैं वेपर प्रेशर कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। वो कहता है फॉलोइंग फैक्टर्स पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। अब प्रेशर की आपको समझ आ गई ना, जो वेपर्स बन रहे होते हैं वो अपना प्रेशर बना रहे होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। 3 फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड की नेचर क्या है, लिक्विड किस टाइप का है, वाटर है, अल्कोहल है, किस टाइप का। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है। पोलर लिक्विड्स, पोलर लिक्विड मतलब वही कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव, जैसे वाटर पोलर है, have low vapor pressure than non-polar liquids at same temperature। कहता है जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनका जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, ज्यादा।
वो आसानी से बुखारात में बदलने नहीं देते। देन नॉन पोलर लिक्विड्स, के नॉन पोलर लिक्विड्स में की बनिस्बत जितनी भी गैसेज है नॉन पोलर होती हैं, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ज्यादा हवा ना भरो, ज्यादा गैस ना भरो, फट ना जाए, सिलेंडर ना फट जाए। तो वो यही वजह होती है, उनका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि पोलर वालों का कम होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। वो इसलिए कि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो आसानी से वेपर बनने नहीं देती, वो बुखारात में तब्दील होने नहीं देती, तो वो आपने खींच के रखती हैं अट्रैक्शन फोर्सेस। हमें पता है ना वेपर जब ही बनेगा जब वो वाटर के मॉलिक्यूल्स छोड़ेगा, वो सरफेस छोड़ेगा तो वो ऊपर जाएगा, जब उनके अंदर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो वो वेपर्स में बनने नहीं देगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड्स एट सेम टेम्परेचर। उनकी वजह भी हमने देखी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फॉर एग्जांपल वाटर हैज लेस वेपर प्रेशर। वाटर का वेपर प्रेशर कम क्यों है, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, ज्यादा होती है, वो आसानी से वेपर्स बनने नहीं देती। देन दैट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल, आप एक बर्तन में अल्कोहल रख लें, एक में वाटर रख लें, तो आप देखेंगे कि जो वेपर प्रेशर है वो अल्कोहल का ज्यादा होगा और पानी का क्या होगा, कम होगा। अब है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के साइज पे भी ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। स्मॉल साइज मॉलिक्यूल कैन इजीली एवोपरेट। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वो इजीली क्या हो जाते हैं, बुखारात बन जाते हैं। छोटे मॉलिक्यूल है उनमें फोर्स, मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन कम होगी और वो चले जाएंगे। तो जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो जल्दी एवोपरेट करते हैं। देन बिग साइज मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल लिक्विड्स एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर, यानी मैं के जो छोटे साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सेन हमारा एक मॉलिक्यूल है C6H14, कार्बन 6 हाइड्रोजन 14, has small size molecule as compared to decane C10H22। ये बड़ा मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके अंदर कितना कार्बन है, 10। Therefore C6H14 evaporates rapidly and start exert vapor more pressure than CH2। जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर वही ज्यादा एक्सर्ट करेगा ना जो ज्यादा वेपर बनाएगा। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज ज्यादा एवोपरेट हो रही है, जो चीज ज्यादा वेपर बन रही है वही प्रेशर लगाएगी ना। अब मैं आपसे कहूँ एक ए बर्तन है एक बी बर्तन है, ए बर्तन के वेपर कम बन रहे हैं तो और बी बर्तन के बी बर्तन के जो वेपर प्रेशर वेपर ज्यादा बन रहे हैं, तो जिसके वेपर ज्यादा बन रहे हैं वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे या जिनके वेपर्स कम बन रहे हैं वो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। आप कहोगे सर वेपर्स जिसके ज्यादा होंगे वही प्रेशर ज्यादा लगाएगा ना, तो इसका ये मतलब है जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर ज्यादा बनाते हैं जिसकी वजह से उनका प्रेशर भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और एक चीज वेपर बनाई कम रही है, जब वो चीज वेपर ही कम बना रही है तो उनका प्रेशर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड आपने देख ली है, पोलर होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। साइज ऑफ मॉलिक्यूल आपने देख लिया, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल होंगे, यानी मैं लिखती हूँ स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब टेम्परेचर की बात कर ले। एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हायर देन दैट एट लो टेम्परेचर। ये डायरेक्ट रिलेशन, टेम्परेचर आप ज्यादा कर दें, वही बात है ना, टेम्परेचर ज्यादा करेंगे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। At high temperature, vapor pressure is higher than at low temperature. At elevated temperature, the kinetic energy of the molecules increases enough to enable them to vaporize exert pressure. तो ये आपके फैक्टर से टेम्परेचर ज्यादा हुआ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि बुखारात ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमने डिस्कस किए। इनमें तो ये वेपर्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद ये कुछ है कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का कुछ डिफरेंस है। तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो मेरे ख्याल से ये मिस है टेबल, ये आपकी बुक में होगी, आप देख लेना, ये मेरे पास मेरे ख्याल से मिस है। चलो हम इधर देख लेते हैं। अगर पहले 60 टेम्परेचर था तो वेपर प्रेशर था 149.4। टेम्परेचर 80 हुआ तो वेपर प्रेशर हुआ 355.1। देखो टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा हुआ।
अगर मैंने टेम्परेचर 100 कर दिया तो देखो वेपर प्रेशर हो गया 760। तो ये ही टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर। ये मैंने जितने भी आपको बताया, आपको फैक्टर्स याद होने चाहिए कि एवोपरेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं और वेपर प्रेशर के कौन कौन से। याद रखना, वेपर प्रेशर वही है जो ज्यादा वेपर्स बनाएंगे, वही वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेंगे। ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बच्चों, आपके लिए हर मजमून की वीडियोस इस YouTube चैनल पर दस्तयाब हैं। आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। शुक्रिया।